पर यह पितृ गाथा मैं पिताजी की ये जो बड़ाई है इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरव गान करना है। गौरव गान मतलब उनकी बहुत बड़ाई करनी है, इसलिए मैं पापा के बारे में नहीं बता रही हूँ। बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी का कौन कौन सी अच्छाई और उनकी पर्सनैलिटी की कौन कौन सी बुराई मेरे पर्सनैलिटी के अंदर गुथ गई है, मेरे पर्सनैलिटी के अंदर वो मिक्स हो गई है, अनजाने में चाहे अनचाहे ढंग से। उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। ग्रंथियों को मतलब हम लोग अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं ना, उससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ हम में आ जाती है जाने अनजाने में, अनचाहे ढंग से। बचपन में मनु भंडारी कह रही हैं कि मैं पहली बात तो मैं काली हूँ। बचपन में दुबली और मरियल भी थी, एक नंबर की मरियल देखने में, बीमार बीमार। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, पापा हमारे गोरा रंग बहुत पसंद करते थे। इसकी वजह से मेरी जो दीदी थी मुझसे 2 साल बड़ी, बहुत गोरी थी वो, स्वस्थ भी थी, मोटी ताजी, हंसमुख भी थी। चेहरा देखने से ही पापा खुश हो जाते थे उसको। सुशीला नाम था उसका। हर बात में पापा मेरी तुलना उससे करते थे। किससे? सुशीला से। बात बात में उसकी प्रशंसा। अब उसकी प्रशंसा जो पापा करते थे ना, उसकी प्रशंसा से मेरे भीतर एक हीन भावना पैदा हो गई, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बेकार हूँ, ऐसा फीलिंग्स मेरे अंदर आ गया। इतना आ गया वो चीज कि नाम सम्मान प्रतिष्ठा इतना कुछ मैं पा चुकी हूँ, लेकिन पाने के बावजूद आज भी मैं उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से बाहर नहीं आ सकी। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस किससे मिला मेरे अंदर? मेरे पापा से। आज तक मैं नहीं निकल सकी। आज भी जब मेरा परिचय कोई किसी से करवाता है और कहता है मिलिए, ये मन्नू भंडारी जी हैं, बहुत बड़ी लेखिका हैं, उपन्यासकार हैं, बहुत बड़ी लेखिका, मुझे लगता है कि मेरे जिंदगी में मैंने जो भी उपलब्धि पाया है सब तुक्के से पाया है। मेरी योग्यता हमको समझ में ही नहीं आती है कि यार मैं भी योग्य हूँ, ऐसा लगता ही नहीं है। वो बचपन में जो दिमाग में घुस गया पापा के द्वारा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आज तक नहीं निकला है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी कभी भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। मैं पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर कंप्लेन किया करती थी, आज एकाएक मुझे मालूम हुआ है कि मेरे ये जो खंडित विश्वास हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है? तो मेरे पापा का शक्की स्वभाव ही है, वही वजह है। अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा, गहरी पीड़ा से उपजा। अब ये अपनों मतलब किसको बोल रही है? अपने पापा को कह रही है कि उनके हाथों ये जो मेरे जीवन में विश्वासघात हुआ है, उससे जो उपज है ये शक, ठीक है ना, मेरे अंदर भी वही है। मेरे ऊपर, खुद के ऊपर शक होता है कि मैं कुछ हूं ही नहीं, ठीक है ना, मेरे पापा के विश्वासघात से। ऐसे ही उनके जीवन में भी हुआ होगा। उनके जितने अपने थे, उन अपने लोगों के विश्वासघातों से पापा के अंदर शक पैदा हुआ। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, जब से मैंने होश संभाला है, पापा से हमेशा मेरा क्लैश होते रहता है, हमेशा। क्योंकि वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। अब वो बचपन से जो क्लैश अब तक चला आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है। वो क्लैशेस का इफेक्ट मेरे कुंठाओं के रूप में भी है। कभी कभी मैं गुस्से में आ जाती हूँ, किसी बात को लेकर मेरा टेम्पर हाई हो जाता है, कुंठित हो जाती हूँ, वहां भी पापा नजर आते हैं। पापा की पर्सनालिटी मेरे अंदर ऐसी गुथ गई है, ऐसी घुल मिल गई है, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में तो कहीं प्रत्यक्षा के रूप में। कभी कभी जब मैं रिएक्ट करती हूँ बहुत ही गंदे तरीके से, उस रिएक्शन में भी पापा का एटीट्यूड दिखता है। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर, ये जो हम लोग बाहरी रूप में थोड़े थोड़े भिन्न हैं, मेरे पापा मुझसे भिन्न है, मैं उनसे भिन्न हूँ व्यक्तित्व के रूप में, पर्सनालिटी के रूप में, ये जो बाहरी भिन्नता है, इतने सारे बाहरी विरोध होते हुए भी कहीं ना कहीं तुम्हारा असर मुझ पर आएगा और मेरा असर तुम पर जाएगा। ये हम लोग को पता नहीं चलता है, जाने अनजाने में मिल जाता है। अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है? खुद के बारे में कह रही है, कह रही है बाहर से तो हम लोग भिन्न हैं, लेकिन क्या इस भिन्नता के आधार पर हम लोग अपना परंपरा और पीढ़ियों को हम लोग नकार जाते हैं? अपनी परंपराओं को हम लोग नकार देते हैं, अपनी पीढ़ियों को नकार देते हैं, पूर्वजों को नकार देते हैं। हम लोग को एहसास ही नहीं होता है
कि किस तरह वो पीढ़ियां और वो संस्कार हमारे अंदर आसन्न होके बैठा हुआ है, फिर भी हम लोग ऊपर से नकारते हैं कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। होता है ना, तुम्हारे साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी होता है। कई बार हम लोग इनकार कर देते हैं, "दैट ये सब जो होता है ना परंपरा हम लोगों के यहाँ, ये सब मैं नहीं मानता।" नहीं मानता, लेकिन तुम देखना तुम्हारे अंदर गहराई से दिल दिमाग में वो परंपरा बैठा हुआ है। कैसे पता चलता है? कभी अगर कोई उस परंपरा के खिलाफ में बोले तो देखना तुमको गुस्सा लगेगा। कोई खिलाफ में बोलेगा तो गुस्सा लगेगा, लेकिन तुम खुद उस परंपरा को नकारते हो। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि पुरानी पीढ़ी, पुरानी परंपराएं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारे अंदर हैं, रहती हैं। जैसे तुम भले ही अपने पापा को इनकार कर दो जब तुम बड़ी हो जाओगे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस तुम्हारे अंदर रहेगा। अपनी मम्मी को इनकार कर दो, ठीक है ना, कि नहीं नहीं अब उनका स्वभाव मेरे अंदर नहीं है, वैसी नहीं हूं मैं, लाख कहो, लेकिन उनका एटीट्यूड तुम में रहेगा, समाया रहेगा। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, समय का बहाव, जैसे जैसे समय बहेगा आगे तुम दूसरी दिशा में बह जाओगे। स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, अलग अलग परिस्थितियों में तुम्हारा रूप बदल जाएगा, तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा, लेकिन पूरी तरह तुम उस पुरानी परंपरा से नहीं मुक्त हो सकते, उस व्यक्तित्वों से, उन पीढ़ियों से नहीं मुक्त हो सकते तुम, रहेगा तुम्हारे अंदर। पिता की ठीक विपरीत थी मेरी मम्मी, बेपढ़ी, अनपढ़ थी, धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। धरती पे पैदा लोगों में जितनी सहन शक्ति होनी चाहिए उससे भी ज्यादा मेरी मम्मी के अंदर सहन शक्ति था। पिताजी की हर जबरदस्ती को वो मानती थी बेचारी, बच्चों की हर उचित और अनुचित फरमाइश को मानती थी बेचारी, अपना फर्ज समझकर। जिंदगी भर उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कोई चीज नहीं चाहा, सिर्फ दिया, सिर्फ सेवा दिया, भक्ति किया परिवार का, सबके लिए हमेशा खड़ी रही। लेकिन माँ के साथ ये जो मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग, उनकी ये सहिष्णुता, सहनशीलता, उनका ये त्याग अपने परिवार के लिए, ये कभी मेरे लिए आदर्श नहीं बन सका। कई बार ऐसा होता है, देखना, कि आप अपने मम्मी पापा में किसी एक को डोमिनेंट पाते होगे और एक को रिसेसिव पाते होगे, थोड़ा सा कमजोर व्यक्तित्व, और एक थोड़ा सा दमदार व्यक्तित्व है। तुम देखोगे वो जो कमजोर व्यक्तित्व है तुम्हारे सेवा में, तुम्हारे झूठ को छिपाता है, तुम्हारी सेवा में लगा रहता है, तुमको बहुत प्यार करता है, लेकिन वो तुम्हारा आदर्श नहीं बन पाता है। और वो जो डांटने डपटने वाला होता है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा तुम्हारा अंदर ही अंदर आदर्श के रूप में उसको मानते हो, कंपेरेटिवली ऐसा होता है। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण, अब ये जो मेरा खानदानी माता पिता का पुराण का कहानी आपको सुना रहे थे, अब हम यहीं पे इसको बंद कर रहे हैं। अब चलिए मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो अभी तक अपने मम्मी पापा का इंप्रेशन बताइए, इन्फ्लुएंस बताइए कि कैसे उन लोगों ने मुझे इन्फ्लुएंस किया। अब आगे, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं थी, हम लोग 5 भाई बहन थे। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं 7 साल की थी, मात्र छोटी सी, 7 ईयर्स। उसकी एक धुंधली सी याद सिर्फ मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन, मेरे से 2 साल जो बड़ी बहन थी सुशीला, जिसके साथ मेरे पापा हमेशा कंपैरिजन करते थे, घर के बड़े से आंगन में मेरा उसके साथ बचपन बहुत गुजरा। हम लोग तरह तरह के खेल खेलते थे आंगन में, बड़ा सा आंगन था। एक गेम नाम था सतोलिया, वो खेलते थे, लंगड़ी टांग खेलते थे, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, ये सब कमरे में हम लोग खेलते थे, आंगन में खेलते थे। कभी कभी तो कमरों के अंदर गुड्डे गुड्डियों के ब्याह भी हम लोग रचाते थे। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ मिलजुल कर खेलते थे। यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला है, पतंगे भी उड़ाई हैं, कांच पीस पीस करके मांझा भी तैयार किया पतंग उड़ाने के लिए। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। लेकिन हाँ, मेरे भाई लोग जो थे, भाई लोग का एक्टिविटीज घर के बाहर ज्यादा था। घर के अंदर मैं और मेरी वो दीदी सुशीला। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें सिर्फ घर तक ही नहीं थी, आस पड़ोस भी हमारे घर का ही एक हिस्सा होता था। पापा मम्मी कभी मना नहीं करते थे, पड़ोस में भी हम लोग खेलने चली जाया करती थी, मोहल्ले में। बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही था आसपास का। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और सुरक्षित कर दिया है। आज हमको ये बात महसूस होता है। क्यों महसूस होता है भाई? पुराना जमाना में जो लाइफ हम लोग जिए हैं, मैं और मेरी दीदी सुशीला, उसके कंपैरिजन में आज जो मैं फ्लैट कल्चर देखती हूँ शहरों में,
फ्लैट कल्चर में क्या होता है भाई, आप अपने फ्लैट में बंद हैं, अंदर क्या हो रहा है बगल वाले को कुछ पता नहीं, उसके फ्लैट में क्या चल रहा है हमको कुछ पता नहीं। फ्लैट कल्चर इसको कहते हैं। हम बीमार हो गए, सामने वाला देखने नहीं आएगा, वो बीमार हो गया, हम देखने नहीं जाएंगे। एक ही बिल्डिंग में किसी की डेड बॉडी उठ रही है, पता नहीं, ऐसा सिचुएशन हो जाता है फ्लैट कल्चर में। तो ये देख के बड़ा दुख होता है, हम लोग जैसा लाइफ जिए हैं और आज का जैसा फ्लैट कल्चर में लाइफ है, एकदम संकुचित हो गया है। लोग कॉन्ट्रैक्टेड, अपनी दुनिया, न्यूक्लियर फैमिली बन गया है, अपनी दुनिया में सब बिजी रहते हैं। मेरी कम से कम 1 दर्जन कहानियों में, स्टार्टिंग के लाइफ में जब मैं लेखिका बनी, तो कम से कम 12 मेरी कहानियों, 12 कहानियां जो स्टार्टिंग की थी, मेरे जो उपन्यास थे, उन सब में जो मेरे कैरेक्टर्स है ना, वो सब कैरेक्टर्स मेरे इलाके और मोहल्ले के ही थे। एक दो को छोड़कर कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैंने अपना किशोरावस्था गुजारा है, यहीं पे मैं बड़ी हुई हूँ। इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इसका एहसास मुझे कहानियां लिखते समय पता चला। जब मैं कहानी लिखना शुरू की ना, तो कहीं मैं स्वीटी का नाम ले रही हूँ, कहीं मैं स्नेहा का नाम ले रही हूँ, कहीं ईशान, कहीं इशिका, कहीं साक्षी। ये सब कौन है? मेरे इलाके में रहने वाले लोग, इनको मैंने कैरेक्टर बनाया। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, उनका जो भाव था, इतना बरस गुजर गया। भाषा, उनकी भाषा, किस तरीके से वो बोलते थे, किसी को भी धुंधला नहीं किया था मैंने। बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सिंपल तरीके से इनका याद आ जाता था मेरे दिमाग में और मैं इनको कैरेक्टर बना देती थी। उसी समय के दास साहब थे, हमारे इलाके में रहने वाले दास साहब। दास साहब को उनका उनका जो पर्सनालिटी था वो हमको इतना इम्प्रेस किया था कि मेरी एक उपन्यास है महाभोज। महाभोज मेरे उपन्यास में मैंने अपने इलाके में रहने वाले दास साहब को जिक्र कर दिया, उनको कैरेक्टर बना दिया, चरित्र बना दिया उनका। यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था कि मैं कैसे उनको अपने कैरेक्टर में चुन ली। तो मतलब इस पैराग्राफ में मेनली हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जिस इलाके में मनु भंडारी रहती थी, जिस आस पड़ोस में, वहाँ के लोग उनके लिए बहुत ही कीमती थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उनकी कहानियों में, उनके उपन्यास में कहीं न कहीं जाने अनजाने में उन लोगों के प्रभाव से इतनी प्रभावित थी कि चरित्र के रूप में ले लेती थी। अब आगे बढ़िए। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए जो इम्पोर्टेंट योग्यता थी कि लड़की 16 वर्ष की कम से कम हो जाए, और दूसरी एबिलिटी क्या होनी चाहिए? मैट्रिक पास, 10 क्लास पास। तुम लोग अगले साल 10 क्लास पास हो जाओगे और 16 के भी हो जाओगे। बस यही एबिलिटी था शादी होने का उस जमाने में। सन 1944 में मेरी सुशीला दीदी जो थी, वो ये योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, दोनों भाई। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे एकदम बिगिनिंग से पता चला कि मेरा वजूद क्या है, मेरी पर्सनालिटी का भी कुछ इंपॉर्टेंस है, ऐसा मुझे पता चला। कब? जब मेरे दोनों भाई चले गए, मेरी दीदी चली गई। सबसे बड़ी दीदी तो पहले ही चली गई थी ना, जब मैं 7 साल की थी तभी शादी हो गया, चली गई। अब सुशीला भी चली गई, दोनों भाई भी चले गए, अब बची मैं 5 भाई बहनों में। पहली बार हमारा पर्सनालिटी सामने आया, पिताजी का ध्यान मेरी तरफ आया। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ गृहिणी बनने का ट्रेनिंग दिया जाता है हिंदुस्तानी परिवारों में, गृहिणी, भाई जैसे ही लड़की 15-16 साल की होती है, मम्मी पापा लोग उसको क्या सिखाना शुरू करते हैं? घर संभालना है भाई दूसरे का, वो सब एबिलिटी लाओ, पढ़ लिख के कुछ नहीं होगा, खाना बनाने में एक्सपर्ट बनो, कुशल पाक शास्त्री बनो। पाक शास्त्री मतलब अच्छी कुक बनो। पिताजी का आग्रह रहता था। तो जिस टाइम में लड़कियों को ये सब एबिलिटी सिखाना है, मेरे पापा का आग्रह दूसरा कुछ होता था। वो बोलते थे, बेटी रसोई में घुसना मत, एकदम रसोई में मत जाना। ये रसोई जो है ना, भटियार खाना है। भटियार खाना मतलब जहाँ पे सब कुछ जल जाता है, भट्टी है रसोई, सारा टैलेंट वहीं जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। उनके हिसाब से जो भी भट्टी में खड़ा होगा रसोई में, उसका सारा टैलेंट, सारा एबिलिटी उसी चूल्हे में जल जाता है। घर में आए दिन अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे, मेरे पापा जमावड़े करते थे, मीटिंग करते थे, उसमें जमकर बहसें होती थी। अच्छा, बहस करना मेरे पिताजी का प्रिय हॉबी था। शगल मतलब हॉबी। चाय पानी नाश्ता देने जाती मैं, लीजिए पापा, लीजिए अंकल जी, चाय पीजिए, पानी, मिठाई। पापा जी मुझे भी वहीं बैठा लेते थे, कहते थे बैठ बेटी बैठ बैठ। अब मैं अकेली थी ना घर में, हमको ही बैठा देते थे और कहते थे कि तू सुन हम लोग क्या बहस कर रहे हैं और तू जान कि देश में चारों तरफ क्या हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था उस जमाने में। 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था,
आज़ादी के पहले। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध का मतभेद, ये सब जो मामला था, ये सब मेरे समझ में नहीं आता था। क्या उनका पॉलिसी है, क्या मतभेद है। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, रोमानी मतलब आनंद देने वाला आकर्षण, ये सब हमको बहुत अच्छा लगता था सुन सुन के। उनकी कुर्बानियों के बारे में सुन के भी मेरा मन खुश हो जाता था, गदगद हो जाता था। खैर, 10वीं कक्षा तक आते आते हालत ये हुआ मेरा कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी। समझ में तो आता नहीं था, लेकिन घर में ये सब जो बहस होती थी मैं सुनती थी। 10 क्लास तक आते आते बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। मैं उस जमाने में किताबें पढ़ती थी, कोई खास इंटरेस्ट नहीं था उस लेखक में, फिर भी पढ़ती थी। घर में जो बहस होती थी राजनीतिक मैटर पे, कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी सुनती थी। 1945 में जैसे ही मैं 10 क्लास पास करके फर्स्ट ईयर में आई, उस जमाने में 11-12 कॉलेज में होता था, तो फर्स्ट ईयर में आई तो हिंदी की हमारी जो प्राध्यापिका थी, लेक्चरर, उनका नाम था शीला अग्रवाल। उनसे मेरा रूबरू हुआ, जान पहचान। किस स्कूल में थी? सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था। यही वो स्कूल था यहाँ जहां मैंने, सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, यही मैंने पहली बार ककहरा सीखा। ककहरा मतलब क का सॉरी क ख ग घ से लेकर के ई तक, मतलब वर्णमाला। क ख ग घ उसको बोलते हैं ककहरा। मैं इसी स्कूल में ककहरा सीखी थी एक जमाने में, और अब मैं 10 क्लास यहाँ पास की। 1 साल पहले ये कॉलेज बन गया, मतलब यहाँ 11-12 का भी पढ़ाई होगा, HS लेवल तक बन गया। इसके बाद मैं इसी में नियुक्त हो गई। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में हमको एंट्री करवाया। इन्होंने, शीला अग्रवाल ने। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। पहले मैं पढ़ती थी सिर्फ ना, यूं ही पढ़ जाती थी। अब मैं सिलेक्टेड बुक्स पढ़ती थी, चुन चुन के पढ़ती थी कि हमको ये राइटर पढ़ना है। जो तो सारे राइटर्स को नहीं पढ़ती थी, अब सेलेक्ट करके पढ़ती थी। पढ़ी हुई किताबों पर बहसें करने लगी मैं अपनी शीला अग्रवाल मैडम से। 2 साल बीतने न बीतते साहित्य की दुनिया में मैं घुस पड़ी। पढ़ते पढ़ते इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैं लिटरेचर वर्ल्ड में आ गई। शरद प्रेमचंद से बढ़कर ज्ञानेंद्र की किताब पढ़ने लगी, अज्ञेय जी की किताब पढ़ने लगी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, और मेरी दुनिया फैलते ही गई, साहित्य की दुनिया। ज्ञानेंद्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली ये जो टेक्निक थी, ये हमको बहुत इंप्रेस करती थी। फिर उस जमाने में एक उपन्यास था सुनीता, बहुत अच्छा लगा। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर, एक जीवनी, ये मैंने पढ़ा। वो मेरी समझ के दायरे से बाहर था। लेकिन कुछ सालों के बाद मैंने एक और नया उपन्यास पढ़ा, नदी के दीप। उसने मन को इस कदर बांधा, ऐसा इंप्रेस किया नदी के दीप ने हमको, कि उसी झोंक में मैंने शेखर एक जीवनी को दोबारा पढ़ा। पहली बार जब पढ़ी थी शेखर एक जीवनी तो समझ में नहीं आया था, दोबारा मैंने पढ़ा और उसके बाद अब पूरा समझ आ गया हमको। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। जिस जमाने की बात कर रही हूं मैं, उस टाइम में मॉरल इश्यूज को पढ़ना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था। पाप पुण्य क्या है, नैतिक अनैतिक क्या है, सही गलत क्या है, यही तो मोरालिटी होती है ना। तो मॉरल चीजों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था। सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे उस जमाने में प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए थे। क्या सही है, क्या गलत है, हमारे पूर्वजों ने लिमिट बना दिया था। अब नए नए पाठक आ रहे थे पढ़ पढ़ कर। अब वो लोग क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया कि ये चीज गलत है, क्यों गलत है भाई बताइए। ये चीज सही है, क्यों सही है, कारण बताइए। क्वेश्चन मार्क। तुम लोग जब पढ़ लिख लोगे तो तुम लोग क्वेश्चन मार्क लगाओगे कि नहीं? दुनिया के द्वारा बनाए हुए नियमों को क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, बोलोगे क्यों, हम क्यों माने ये सही है, रीजन दो, क्यों माने कि ये गलत है। इसी संदर्भ में ज्ञानेंद्र का मैंने एक उपन्यास पढ़ा, त्याग पत्र। भगवती बाबू का पढ़ा, चित्रलेखा। शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहस किया करती थी मैं, डिबेट। उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा।